हमारे फोर्थ सेम की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम देखें, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो हमारी 2 यूनिट्स हैं, हमारी पहली और दूसरी यूनिट वो है स्टीरियो केमिस्ट्री की, और जो हमारी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की हैं वो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट्स। तो आज हम जो शुरू करेंगे, हमारी जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को हेट्रो एटम्स के बारे में पढ़ना है और हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में पढ़ना है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स हैं वो होते क्या हैं। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। हेट्रो एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो आप सभी ने पता है कि मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कार्बन एंड हाइड्रोजन की जगह पे हमारा कोई दूसरा एटम आ जाए, लाइक सल्फर, नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी एक एटम अगर कार्बन या हाइड्रोजन की जगह पे आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे हेट्रो एटम्स या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत सारे टाइप के, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि कार्बन को रिप्लेस करके अगर हमारे कोई भी हेट्रो एटम्स अगर हम उनकी जगह पे प्लेस कर देते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लाइकवाइज जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं की तरीके से इनको भी हम डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स क्लासीफाई कर रखा है। हमारे 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। 3 मेंबर में देखो, ये है क्या, हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग है। उसी में अगर हमने यहाँ पे एक कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दिया तो इसका जो हमारा रिंग का नाम क्या हो गया, अज़ेरिडीन। ये हमारी है साइक्लोब्यूटेन रिंग। इस साइक्लोब्यूटेन की जगह हमने यहाँ पर भी क्या किया, एक कार्बन एटम को रिप्लेस किया है और उस किससे, एक ऑक्सीजन एटम से। तो इस रिंग का नाम बन जाएगा ऑक्सीटेन। 5 मेंबर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसको देखिए, ये क्या है, हमारी साइक्लोपेंटेन रिंग है। इसमें भी हमने क्या किया है, किसी एक हेट्रो एटम से किसी एक कार्बन को रिप्लेस किया है, मान लो नाइट्रोजन से किया है, तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा हमारा पायरोल। वहीं पे अगर हमने ये नाइट्रोजन से ना करके ऑक्सीजन से किया होता तो इस कंपाउंड का नाम हमारा बनेगा फ्यूरान। वही अगर हमने ऑक्सीजन से भी ना किया होता, इस कार्बन को रिप्लेस अगर हमने सल्फर से किया होता तो इसका हमारा नाम बनेगा थायोफीन। अगर हम 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स की बात करें, ये हमारी फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग के यहाँ पे भी हमने क्या है, कार्बन से इस रिंग के अंदर इनमें से किसी एक कार्बन एटम को हटा करके हमने क्या किया है, नाइट्रोजन एटम से मान लो उसको रिप्लेस किया है, तो इस रिंग का जो हमारा नाम क्या बनेगा, पीरिडीन। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप क्या देख रहे हो, एक हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करके हम लोगों ने एक हेट्रो एटम से उसको सब्सटीट्यूट किया है। या तो वो नाइट्रोजन है, या तो वो ऑक्सीजन है, या तो वो सल्फर है। इन तीनों हेट्रो एटम से रिप्लेस करने के बाद आप लोग क्या देख रहे हो, उन रिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम बन जाते हैं। नाम ही अलग नहीं होते, उन हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की प्रॉपर्टीज़ या तो फिजिकल कहें या तो हम केमिकल्स कहें, वो भी एकदम चेंज हो जाती हैं। जैसा अभी आपने देखा कि डिफरेंट हेट्रो एटम्स के लग जाने से डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के अंदर उनके नाम चेंज हो जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर इन्हीं हेट्रो एटम्स के हमारे पास कुछ सफिक्स हैं जिनके लग जाने से उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 3 हेट्रो एटम्स जनरली हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। 4 नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हम नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा एंड सल्फर के लिए थाया। बट एक और चीज़ नोटिस की होगी आपने, क्या कि एक 5 मेंबर्ड रिंग थी जिसके अंदर सल्फर एज ए हेट्रो एटम यूज़ किया गया था। इसका नाम क्या था, थायोफीन। यहाँ पे तो थाया वर्ड आ गया, लेकिन यही अगर यहाँ पे सल्फर की जगह ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था फ्यूरेन। यहाँ पे ऑक्सा वर्ड नहीं था। वही बात अगर हम करें ऑक्सीजन की जगह अगर नाइट्रोजन थी तो इसका मैंने नाम बताया था आपको, पायरोल होता है।
यहाँ पे एज अ वर्ड यूज़ नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफेन ये कोई हमारे आयुपैक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है और कॉमन नेम कांस्टेंट होते हैं, इसलिए उनके अंदर सफिक्स का कोई रोल नहीं होता। पिछले स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या कि हम एक हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस कर रहे थे किसी एक हेट्रो एटम से, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन रही थी जो कि एरोमेटिक नेचर की थी। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर एक हेट्रो एटम को मतलब हम किसी एक हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस नहीं करेंगे, जबकि हम 2 या 3 या तो 4 हाइड्रोकार्बन्स को रिप्लेस करेंगे किसी डिफरेंट हेट्रो एटम से, या तो सेम हेट्रो एटम से, या तो हम उसकी पोजीशंस में चेंज लेके आएंगे जिसकी वजह से उनके प्रॉपर्टीज़, उनके नाम पूरे चेंज हो जाते हैं। जैसे ये हमारी रिंग थी क्या, साइक्लोपेंटेन रिंग। मान लो मैं नाइट्रोजन से रिप्लेस करता हूँ इस वाले हाइड्रोकार्बन को, तो अभी पीछे बताया इस रिंग का नाम बनेगा क्या हमारा, पायरोल। यहाँ पे अगर मैं एक और नाइट्रोजन ही एटम लगा दूँ, मान लो यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रोजन एटम, पहले तो इसका नाम था क्या, पायरोल। इस वाले नाइट्रोजन को लगाते ही इस रिंग का जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, पायराजोल। पायरा वर्ड फॉर दिस नाइट्रोजन एंड एजा फॉर दिस नाइट्रोजन, ये बनेगा पायराजोल। अब मैंने क्या किया, इस नाइट्रोजन को यहाँ पे तो सेम हाइड्रोकार्बन ही रखा, जो यहाँ पे था हाइड्रोकार्बन ही रखा, इस वाले कार्बन को रिप्लेस किया किससे, नाइट्रोजन से ही। सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे सिर्फ माइग्रेट हुई है, तो इसके माइग्रेशन की वजह से ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसका नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे पहले पायरोल था, फिर पायराजोल बना, पोजीशन चेंज होते ही इसका नाम बनेगा क्या, इमिडाजोल। अब तक मैंने बताया क्या, सिर्फ 2 हेट्रो एटम्स, नाइट्रोजन सेम रखे हैं लेकिन हेट्रो एटम 2 हैं एक ही रिंग के अंदर, डिफरेंट नाम आ रहे हैं। अब हम क्या करें, हेट्रो एटम्स को भी चेंज कर रहे हैं, एक हम नाइट्रोजन रखें, दूसरा हम या तो ऑक्सीजन ले लें या तो सल्फर ले लें, तो उससे भी क्या है, इनके प्रॉपर्टीज़ और इनके नाम चेंज हो जाते हैं। मान लो आप ऑक्सीजन यहाँ पे रखते हो नाइट्रोजन की जगह, अभी मैंने नाम बताया था इसका, क्या नाम था, फ्यूरेन। अब ये वाला नाइट्रोजन अगर हम यहाँ पे सेम रखें, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो इसका नाम क्या बना, ऑक्साजोल। मान लो जैसे पायराजोल की तरह नाइट्रोजन मैंने यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है, तो इसका नाम क्या बना, आइसोऑक्साजोल। हमें क्या करना है, मान लो हमें इसकी जगह एक सल्फर एटम लगाया, ये जो कि एक हेट्रो एटम है, इसका जो नाम बना वो क्या है हमारा, थायोफेन। क्या नाम बना इसका, थायोफेन। अब लाइक दिस इमिडाजोल की तरह अगर ये वाला नाइट्रोजन अगर हमने यहाँ पे लगाया तो इसका नाम क्या बनेगा, थायाजोल। अब लाइक आइसोऑक्साजोल हमने इस नाइट्रोजन को हटा करके थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, आइसोथायाजोल। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। जो हमारी यूनिट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की, उसके ये तो एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था आप लोगों के लिए। इसके अंदर हमें उन 3 हेट्रोसाइकिल्स के बारे में स्टडी करना है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेट्रो एटम है, एक से ज़्यादा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यूनिट 3 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही हेट्रोसाइकिल्स के बारे में पढ़ना है, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफेन। आप देख रहे हो इन तीनों रिंग के स्ट्रक्चर्स को। पायरोल के अंदर नाइट्रोजन एज ए हेट्रो एटम है, सेकंड जो रिंग है हमारी फ्यूरेन उसके अंदर ऑक्सीजन एज ए हेट्रो एटम है, और थर्ड जो रिंग है हमारी थायोफेन उसके अंदर सल्फर एज ए हेट्रो एटम्स है। तो इस थर्ड यूनिट के अंदर हमें 1 बाय 1 इन तीनों हेट्रोसाइकिल्स के बारे में पढ़ना है। हर एक हेट्रोसाइकिल की हमें सिंथेसिस पढ़नी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका।
सेकंड जो है हमारा, हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और जो थर्ड है वो है हमारा, हमने इनके यूजेस पढ़ने हैं। तो वन बाय वन हम इन हेट्रोसाइकिल्स को कंप्लीट करते हैं। चलिए, जो हमारी फर्स्ट हेट्रोसाइकिल है दैट इज़ पायरोल। पायरोल के आप इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये इसका ही क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। आप इस पायरोल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या देख रहे हो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे इसको और इसको देखो आप, ये क्या है, दो पाई बॉन्ड है इसमें, यहाँ पे फिर से क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये बना कैसे, इस डायग्राम से समझते हैं हम। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ये पी ऑर्बिटल है और जो ये आपको दिख रही है हमारे कार्बन के पी ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन का जो ये पी ऑर्बिटल है इसके अंदर जो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो कार्बन है इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सभी के पास एक एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस कार्बन का पी ऑर्बिटल और इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिलकर के एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक बॉन्ड तो इनका पहले से ही है, दूसरा बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, जो कि ये वाला है। फिर इसको देखो, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में ऑलरेडी ये वाला क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ये कह सकते हैं ये पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसको जो ये वाला पाई बॉन्ड है वो ये वाला है। नाइट्रोजन के लोन पेयर हमें यहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो ये है क्या, हमारा पायरोल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। पायरोल क्या है, एक 5 मेंबर्ड, ये देखो देख भी रहे हो आप, नाइट्रोजन एक 5 मेंबर्ड रिंग है, पायरोल एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन क्या है, एक एज ए हेट्रोएटम प्रेजेंट है। और इन्हीं पायरोल नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम एजोल्स भी बोलते हैं। ऑल एटम्स ऑफ पायरोल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो पायरोल है उसका हर एक एटम, यहाँ पे हर एक मतलब यहाँ पे जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन, ये सारे के सारे इनकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वो कैसे, वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से आपको देख के समझ भी आ रही होगी। जो एक हमारे हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ के आए हैं 12th क्लास में, उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के कॉम्बिनेशन से हम निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखो, ये हमारे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग के अंदर यहाँ पे क्या है, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई और सिग्मा, ऐसे बॉन्ड दिख रहे। अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे हम क्या बोलते थे कि एरोमेटिक नेचर का है। लेकिन अगर हम पायरोल के केस की बात करें, यहाँ पे देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, फिर से कैसा बॉन्ड, सिग्मा, और सिग्मा के बाद फिर से कौन सा है, सिग्मा। यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे तो प्रेजेंट नहीं है ना, बट स्टिल हम क्या कह रहे हैं कि पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। वो कैसे, यहाँ पे पायरोल की एरोमेटिसिटी को कंप्लीट कौन करता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं ये यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं और इसके इस रेजोनेंस की वजह से ही पायरोल को ये क्या बनाते हैं, एरोमेटिक नेचर का। तो ऑल एटम ऑफ पायरोल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पायरोल का जो आप देख रहे हो नाइट्रोजन के इस p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो 2 हैं, पेयर की बात करें तो 1 है। लोन पेयर की अगर हम बात करते तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और इस पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। और कार्बन के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक एक हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पायरोल इज एरोमेटिक इन नेचर, फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल अभी मैं इसमें बता चुका हूँ कि ये एरोमेटिक क्यों है। कौन सा होता है हमारा, 4n+2, ये हमारा होता है हक्कल रूल। जो कंपाउंड इस हक्कल रूल को फॉलो करेंगे वही हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। पायरोल क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 124 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत हाई है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे हेट्रोसाइकिल इसी के कंजेनर्स की अगर हम बात करते हैं, फ्यूरेन और थायोफिन,
उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं पायरोल के साथ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, वाई पायरोल हैव हाई boiling point as compare to furane and thiopane। प्रश्न क्या है, पायरोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्यूरेन और थायोफेन के कंपैरिजन में हाई क्यों है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो फ्यूरेन है और जो थायोफेन है, फ्यूरेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्स 32 के अराउंड आता है हमारा, और जो थायोफेन है उसका 84 के अराउंड आता है। जो पायरोल है उसका कितना है, 124 है। अगर हम इससे देखें तो इन दोनों का बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। यही क्यों होता है, क्योंकि जो पायरोल है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न है पायरोल हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, मान लो ये पायरोल है आपकी, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है इससे, और ये एक और पायरोल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन। अब पायरोल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये यहाँ पे क्या होती है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लो कोई और, ये पायरोल का न्यूक्लियस है, ये इससे क्या करता है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पायरोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन दोनों को कंपैरिजन में हाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछा भी जाता है कि पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है। तो आंसर क्या है इसका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ से पायरोल से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, वाई डज पायरोल शो स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर। जनरली आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन की अगर हम बात करते हैं तो। अब जैसे pyridine है, आगे मैं बहुत सारे हेटेरोसाइकिल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी सारे की सारी बेसिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। लेकिन पायरोल एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन के जवाब को सुनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या है, पहले पायरोल के रेजोनेंस के बारे में पढ़िए, वो मैं बताता हूँ। ये है आपका पायरोल। ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब एक चीज़ नोटिस करो, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बन गए, 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकती है, 3। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो ये होगा। स्टिल नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो अब एक चीज़ नोटिस करोगे आप, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो हमें एक कंडीशन अचीव हुई,
यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, ये एक है बॉन्ड। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, फिर से लोन पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। इस नाइट्रोजन को देखो, यहाँ पे क्या है, अभी पॉजिटिव चार्ज है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्या, इस नाइट्रोजन को देखो, इसको देखो, इसको देखो इन तीनों के तीनों नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तीनों में कैसा चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इजीली वो किसको रिसीव कर सकती है, नेगेटिव चार्ज को। और बेस के ऊपर क्या होता है, OH नेगेटिव। मान लो आप इसका रिएक्शन किसी भी KOH या तो NaOH से कराते हो, इसका मतलब क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो किसी बेस को रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले बेसिक आयंस को, वही क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से नाइट्रोजन के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस। दैट्स वाई अब ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि एक बेसिक आयन को रिसीव कर रहा है नाइट्रोजन। और रिसीव करना मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना, इसलिए बोला जाता है क्या, पायरोल शो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। प्रश्न था वाई, ऐसा क्यों, जवाब मिल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आ रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है।